Hello, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we are going to talk about muscle physiology. आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि मैं कोई भी वॉलंटरी काम करना चाहता हूँ, यानी मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खेलूँ, मैं कूदूँ, मैं भागूँ, मैं पेन से लिखना चाहता हूँ। अब जब मैं पेन से लिखना चाहता हूँ ना, तो इसमें मेरे मसल्स काम कर रहे हैं। मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ गिलास को पकड़ने के लिए तो मेरे पूरे के पूरे हाथ के मसल्स काम कर रहे हैं। उसके बाद उसको पिक करेंगे, पिक करने के लिए फिर मेरे मसल्स काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा गिलास करीब आएगा और करीब आने के बाद मैं पानी पीऊँगा, तब भी मेरे मसल्स काम कर रहे हैं। तो इस मसल्स की एक्टिवेशन और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के पीछे की क्या स्टोरी है, आज हमने फुल डिटेल से उसको पढ़ना है। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम नर्व पाथवे पढ़ेंगे कि ब्रेन से कैसे मैसेज आता है मसल्स तक, बस। अगली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि फिर आगे मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है, फिर मसल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसके बाद कैसे मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ेंगे कि उसके बाद रिलैक्स कैसे होता है और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही तरीके से ना हो। तो आज के जर्नल टॉपिक में हमने सिंपल ये पढ़ना है कि ब्रेन से किस तरह मसल्स तक मैसेज पहुंचता है कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो या तुम रिलैक्स करो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया ना कि मैं मार्कर उठाया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि मैं मार्कर बोर्ड के ऊपर ना ये लाइन डालूँ। अब जब मैंने मार्कर पकड़ा और बोर्ड के ऊपर लाइन डाली, इसके पीछे की रॉकेट साइंस क्या है, यानी कैसे मेरे ब्रेन तक आइडिया आया और उसके बाद कैसे जो है ना ब्रेन ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाया थ्रू मसल्स। होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है ना, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके पास आइडिया आता है। इसके पास किसी किस्म का आइडिया आता है वॉलंटरी कंट्रोल वाला, यानी मैंने कुछ भी करना है ना तो सबसे पहले आइडिया ये फ्रंटल लोब या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास आता है। यानी मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं, मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं, मेरी जुबान भी तो मसल है ना, मैं चाहता हूं मैं बोलूं, या मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलने बाहर जाऊं, या मैं चाहता हूं कि मैं फुटबॉल खेलने जाऊं। अब ये आइडिया मेरे ब्रेन के अंदर आया। मेरे ब्रेन के किस पोर्शन में आया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जब आइडिया आ जाता है ना, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स दो चीज़ों के साथ मशवरा करता है। ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन होते हैं, तो वहाँ पे जो दो चीज़ें होती हैं ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स उनके साथ मशवरा करता है। सबसे पहले आया कहाँ पे मैसेज? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फ्रंटल लोब वो मैसेज पहुंचाता है पहले बेसल गैंग्लिया को। बेसल गैंग्लिया से पूछता है कि यार ये बंदा ये काम करना चाह रहा है, क्या ये काम इसके लिए ठीक है या नहीं। और दूसरा पूछता है सीरिबैलम से। सीरिबैलम से पता करता है कि यार ये काम जो करना चाह रहा है इसके लिए सेव या इफेक्टिव है या नहीं। बेसल गैंग्लिया के पास ना हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है। जो हमारी बॉडी की 3D मोशन होती है ना, यानी मेरे मसल्स किस जगह पे हैं, मेरे जॉइंट्स किस जगह पे हैं, मेरे फलाना फलाना टेंडोन्स और एक्सोन किस जगह पे है, उनकी जो 3D इमेज होती है, उनकी जो 3D पोजीशन होती है, वो हमारे पास होती है सीरिबैलम के पास। और जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया होता है ना, बेसल गैंग्लिया के पास पूरी की पूरी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है कि यार ये बंदा कैसे काम करेगा, इस बंदे ने कैसे कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इस बंदे का अगर ये मसल्स यूं यूं हो रहा है तो उसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। या उसके अलावा ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है, यानी इसके पास जो इमोशंस से रिलेटेड और ये सारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बेसल गैंग्लिया के पास होती है। तो इन दोनों से वो मशवरा करता है। मशवरा करने के बाद फिर ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो डिसाइड करता है कि यार इस मसल्स को एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ 3D मोशन में घूम जाए, यानी 360 के एंगल पे मुड़े और पीछे भी मैं देख पाऊं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे अगर सीरिबैलम के अंदर ये सीरिब्रम के अंदर ख्याल आ भी गया कि मैं अपनी जो गर्दन है उसको 360 के एंगल पे घुमाऊं, तो मेरा जो फ्रंटल लोब है वो जब बेसल गैंग्लिया और सीरिबैलम के साथ कांटेक्ट करेगा तो सीरिबैलम उसे बताएगा कि नहीं यार, आप 360 के एंगल पे अपनी गर्दन नहीं घुमा सकते, क्योंकि आप अगर गर्दन घुमाएंगे तो यहाँ पे उसको अलहदा मसल्स का पता होगा, ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर हो सकती हैं, तो आपकी जो मौत भी हो सकती है या आपको कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी उंगलियाँ यहाँ पीछे की तरफ आ जाए,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरा सिरिबैलम और बेसल गैंग्लिया उसको बताएगा कि यार आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो अगर ख्याल आ भी जाता है या मैं उड़ना चाहता हूँ, ये मेरे जहन में ख्याल आ गया, तो अब जब मैं उड़ना चाहता हूँ मेरे जहन में ख्याल आ गया, तो ये सिरिबैलम क्या करेगा, इन दोनों के साथ मशवरा करेगा। जो बेसल गैंग्लिया होता है ये इफेक्टिव काम, बेसल गैंग्लिया उसको बताएगा कि यार आज तक कोई भी बंदा ऐसा उड़ा नहीं है। इसके अलावा ये बताएगा, प्रीवियस हिस्ट्री में बताएगा कि यार ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो मूवीज़ में रिलेटेड हम देखते हैं तो वो उससे भी रिलेट करवाएगा कि यार आपके पास इस चीज़ की कमी है, या आपके पास पर की कमी है, या इन चीज़ों की कमी है, इसी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते। और सिरिबैलम बताएगा कि यार आपकी बॉडी की 3D मोशन ऐसी नहीं है, या आपके मसल्स इतने इफेक्टिव नहीं है कि आपको उड़ने में मदद कर सके। तो जब आइडिया आ भी जाए तो उसके बाद इम्प्लीमेंट होने के लिए इन दोनों से मशवरा लाजमी होता है। जब ब्रेन के ये दो पोर्शन मशवरा दे देते हैं कि यार आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर दोबारा मैसेज जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, यानी ब्रेन के पास। फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोबारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाता है कि यार नाउ यू कैन ट्रांसमिट थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स टू द इफेक्टर्स या मसल्स। आप जो है ना अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकालें और मसल्स के पास मैसेज पहुंचाएं और मसल्स को कहें कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ये काम हो जाना चाहिए। यानी हुआ क्या कि मेरे पास ब्रेन था, मैं ब्रेन यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरे पास मिसाल के तौर पे ये ब्रेन है और नीचे ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरे पास सिरिबैलम होता है। ब्रेन के पास यहाँ पे फ्रंटल लोब के मैसेज आया, ब्रेन ने क्या किया, यहाँ पे बेसल गैंग्लिया था उसके साथ और इस सिरिबैलम के साथ, इन दोनों के साथ मशवरा किया। इस सिरिबैलम ने मैसेज दिया कि यार आपको इस ये जो फ्रंटल लोब था इसको दोबारा मैसेज पहुँचाया कि यार आप ये काम कर सकते हैं। तो जब ये काम कर सकते हैं उसके बाद ब्रेन क्या करेगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाएगा। स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा कि नाउ यू थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के से जो नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, उसको यूज़ करें और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। तो फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वो जो नर्व्स निकलती हैं वो जाके मसल्स पे एक्ट करती हैं। ये मिसाल के तौर पे मसल है और इस मसल्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी या तो रिलैक्स कर देंगी। अब हमने बेसिकली इस जो लेक्चर है इसमें यह करना है कि हमारे पास हमने स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह मसल्स तक मैसेज जा रहा है और उसके बाद मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि ब्रेन वाली फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है कि ब्रेन में या फ्रंटल लोब में मैसेज, पहले आइडिया आया, आइडिया आने के बाद उसने बेसल गैंग्लिया और सिरिबैलम से मशवरा किया, उन्होंने बताया कि यार ये काम कर सकते हैं, उन्होंने दोबारा नर्व फाइबर के थ्रू उसको बताया कि यार ये काम पॉसिबल है। फिर ब्रेन ने क्या काम किया, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के जरिए नीचे मैसेज पहुंचाया। ये जो मैसेज लेके आ रहे होते हैं ना, इसको कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन आए, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव किया। वो जो स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव किया तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही थी। अगर ब्रेन चाहता है कि यहाँ पे मेरे बेली के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं उसे थोरैसिक नर्व्स कहते हैं। अगर ब्रेन चाहता है कि यार मेरे गर्दन के मसल्स हों या मेरे हाथों के मसल्स हों तो हमारे यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अगर ब्रेन चाहता है कि मेरी टांगे कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी मैं भागूं दौड़ूं, तो यहाँ पे नीचे सैक्रल नर्व्स निकल रही होती हैं, तो ब्रेन जाके उन सैक्रल नर्व्स को एक्टिवेट करवा देगा। जो स्पाइनल नर्व्स होती है ना 31 पेयर्स होती हैं, सर्वाइकल 8 होती है, फिर थोरैसिक 12 पेयर्स होते हैं, नीचे हमारे पास फिर सैक्रल और लंबर 5 पेयर्स होते हैं और नीचे कॉक्सिजियल 1 पेयर होता है। तो ये जो है ना, अगर जहाँ पे मसल एक्टिवेट करवाना है वो उस जगह पे जाके उस स्पाइनल नर्व को एक्टिव करवा देगा। तो जब ये स्पाइनल नर्व एक्टिव होंगी ना, उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो जाके मसल्स पे एक्ट करेगा और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। ये हमने प्रॉपर पूरी डिटेल पढ़नी है। अब हमें पता है कि जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से और जाके रिस्पॉन्स क्रिएट करवाती है उसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आती है उनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये तो हमारे पास जनरल आइडिया था ना, मैं दोबारा आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। होता कुछ ऐसा है कि हमारे ब्रेन के स्पाइनल जो हमारे पास फ्रंटल लोब है यहाँ पे आइडिया क्रिएट होता है। आइडिया क्रिएट होने के बाद ये बेसल गैंग्लिया और सिरिबैलम के साथ मशवरा करता है, यानी कॉन्टैक्ट करता है कि यार ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स होते हैं ये काम। उसके बाद अगर ये दोनों बता दें कि यार ये काम पॉसिबल है, यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो कहेगा कि यार ये काम पॉसिबल है, तो ब्रेन क्या कहेंगे, ब्रेन क्या काम करेगा, फ़ौरन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुँचा देगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुँचा देगा और स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा कि स्पाइनल नर्व्स फ़ौरन ज़ुबान तक पहुँचाओ, या क्रेनियल नर्व्स स्पेसिफिकली ज़ुबान तक आती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स को मैसेज पहुँचाएगा, चूँकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो उनको कहेगा कि यार ज़ुबान तक अपने नर्व फाइबर्स को भेजें
और ज़ुबान के मसल्स को एक्टिव करवा दे। या मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ तो ब्रेन फ़ौरन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, वो स्पाइनल नर्व्स डायरेक्ट मेरे हाथ तक आएंगी और मेरे हाथों के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगी और मेरे हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये सिंपल आइडिया। अब ये होता कैसे है? मिसाल के तौर पे ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड को मैं अगर ऊपर से भी काट दूँ, नीचे से भी काट दूँ और इस स्पाइनल कॉर्ड को मैं बाहर निकालूँ तो ये स्पाइनल कॉर्ड मुझे तकरीबन इस तरह का दिखाई देता है, यूँ। वो स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पे बाहर, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रा किया हुआ है। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है एक, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इस स्पाइनल कॉर्ड से एक मोटर न्यूरॉन निकल रही है जो मसल्स के पास जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे हाथों के पास आ रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ये लाइन डालें। अब जब मेरे हाथों ने ये लाइन डालनी है ना, इसके पीछे हुआ क्या? इसके पीछे हुआ ऐसा कि मेरे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास आइडिया आया, उसने बेसल गैंग्लिया और सीरिबैलम से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये लाइन डालना पॉसिबल है। उसके बाद मेरे ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाया, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली, उन्होंने मेरे मसल्स पे आके एक्ट किया, मेरे मसल्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया और मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने लाइन डाल दी। ये पीछे लंबी स्टोरी हुई है। अब होता ऐसा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड कैसे मसल को मैसेज पहुंचाता है? मेन गेम ये है कि मैसेज तो पहुंचा रहा है लेकिन कैसे पहुंचा रहा है, हमने वो काम करना है आज। देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पे ये ब्रेन था, ये ब्रेन है, इस ब्रेन ने मैसेज पहुंचाया, इस ब्रेन ने नीचे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाया और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज कहाँ पे पहुंचाता है? हमारे पास जो ये फ्रंटल एंटीरियर लोब होता है, इसको कहते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न। एंटीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न हमारे पास मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे पास जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न होता है वो हमारे पास सेंसरी जो फाइबर्स आती हैं, यानी मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे सुई चबो दी या किसी ने मुझे चूंटी काट दी या मुझे जब दर्द होता है तो वो मैसेज आता है यहाँ पे पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे पीछे वाली साइड पे नर्व फाइबर्स होती हैं, यहाँ पे मैसेज आता है। यानी वेंट्रल या पोस्टीरियर रूट जो होता है, पोस्टीरियर रूट के पास सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं और हमारे पास जो एंटीरियर जो लूब होता है या एंटीरियर ग्रे हॉर्न होता है, वहाँ पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। अब यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप की आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ग्रे हॉर्न और बाहर जो ये पोर्शन मौजूद है इसको हम कहते हैं वाइट मैटर, इसको कहते हैं ग्रे मैटर, सॉरी ग्रे हॉर्न नहीं, इसको कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं। न्यूरॉन्स की क्या मौजूद होती हैं? सेल बॉडीज। और यहाँ पे न्यूरॉन्स की या तो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं या तो एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसे वाइट मैटर कहते हैं, इसे कहते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर से न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स होते हैं और जो हमारे पास ग्रे मैटर होते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं। तो ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती है ना, उनको मैसेज पहुंचाता है, उनको मैसेज पहुंचाता है, उनको कहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर बनाओ और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के बाद उसे जाके रिलीज करवाओ मसल्स के ऊपर ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। ब्रेन इसीलिए यहाँ पर मैसेज पहुंचाता है। अब यहाँ से मैसेज आ गया, अब मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू साइनेप्टिक, यानी यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मैं यहाँ पे एक मिनट बना देता हूँ आपके लिए। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करें। ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये स्पाइनल नर्व्स जा रही है मेरे मसल्स के ऊपर एक्ट करने। अब हमारी बॉडी से जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, जो हमारे कंट्रोल में होता है, उसमें ये होता है कि सिंपल स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है और जाके पूरी की पूरी एक मसल्स पे इनर्वेट करती है, बीच में कहीं पे भी जाके वो रुकती नहीं है। जो दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उन्हें हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है। कंट्रोल में इसलिए होता है कि वहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती हैं और डायरेक्ट जाके मसल पे एक्ट करती हैं, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकती। जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है,
उसमें क्या होता है कि स्पाइनल नर्व स्टार्ट होती है, एक जगह पे रुकती है जिसे गैंग्लिया कहते हैं, और उसके बाद दूसरी नर्व स्टार्ट होती है और वो जाके मसल पे एक्ट करती है। इसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और अगले को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो नर्व फाइबर क्या करती है, थोड़ी जगह पे जाके रुक जाती है, यानी गैंग्लियन के साथ वो क्या करती है, साइनैप्स करती है। लेकिन जो मसल्स जो हमारे मसल्स कंट्रोल में होते हैं वहाँ पे जो नर्व आती है वो डायरेक्ट आती है, कहीं पे आके रुकती नहीं है। इसीलिए उसे हम अल्फा मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा मोटर न्यूरॉन। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होते हैं और मसल्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। ये हमारे पास जनरल फिजियोलॉजी थी, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमने क्या काम किया, हमारे जो ब्रेन था, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आया। अब स्पाइनल कॉर्ड चाहता है कि ये मैसेज पहुंचाए नीचे मसल्स के पास, यहाँ पे मसल्स मौजूद है और मसल्स को एक्टिव कर सके। अब नॉर्मली जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड की आपको एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास ये होता है कि स्पाइनल जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स की अंदर वाली साइड नेगेटिव होती है और बाहर वाली साइड पॉजिटिव होती है। न्यूरॉन्स की अंदर वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव, और बाहर वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव। न्यूरॉन की अंदर वाली साइड नेगेटिव क्यों होती है? 3 वजह होती हैं। न्यूरॉन की अंदर वाली साइड इसलिए पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है सॉरी, कि एक तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं। कौन से पंप होते हैं? यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं बना देता हूँ, ये मेरे पास होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या काम करते हैं? ये 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर लेके जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लेके आते हैं। ये क्या काम करते हैं? 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर। जब सोडियम आयंस बाहर ज्यादा जा रहे हैं और पोटेशियम आयंस अंदर कम आ रहे हैं तो एज ए रिजल्ट सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बन रही होती हैं। अब जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बन रही होती है ना, तो प्रोटीन्स के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए सेल के अंदर वाला जो न्यूरॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये 2 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जब एक्शन पोटेंशियल फायर होता है ना, यानी यहाँ से जब ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया और स्पाइनल कॉर्ड अब चाहता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये जो चार्जेस होती है ना, ये रिवर्स हो जाती हैं। जो नेगेटिव चार्ज अंदर है वो बाहर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो बाहर है वो अंदर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल फायर हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक्शन पोटेंशियल फायर हो रहा है। कैसे एक्शन पोटेंशियल फायर हो रहा है? हमारे पास स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस कहाँ से आया है? हमारे ब्रेन ने मैसेज पहुंचाया है कि यार ये काम आपने जरूर करना है, ताकि मसल्स तक मैसेज पहुंचे। मसल तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? जब सेल न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ही बाहर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और सेल के अंदर यानी न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो हमारे पास होता है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग। जब सेल न्यूरॉन्स रेस्ट पे था, उसको कोई मैसेज नहीं मिला था, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था यूं, कोई मैसेज नहीं मिला हुआ मेरे न्यूरॉन्स को कि मेरा हाथ उठे और एक मैं लाइन डालूं। अब मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो -70 मिली वोल्ट पे हैं। उस न्यूरॉन्स के अंदर कंटिन्यूसली क्या काम हो रहा है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, वो 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाल रहा है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आ रहा है, ताकि सेल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। न्यूरॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए। न्यूरॉन्स, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर दी बैग ऑफ पोटेशियम आयंस सराउंडिंग इन द सोडियम आयंस, सराउंडिंग इन द सी ऑफ सोडियम आयंस। यानी न्यूरॉन्स के अंदर पोटेशियम आयंस के बैग्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? पोटेशियम आयंस को अंदर लेके जाते हैं और सोडियम आयंस को बाहर निकालते हैं। ये नॉर्मली हो रहा था, लेकिन जब मेरे जहन के अंदर ये आइडिया आया कि मुझे एक लाइन डालनी चाहिए, तो मेरे ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाया और स्पाइनल कॉर्ड ने जब न्यूरॉन्स को एक्टिव किया, तो न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव हुए? न्यूरॉन्स इस तरह एक्टिव हुए कि यहाँ पे न्यूरॉन्स जो थे उन्होंने क्या काम किया, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल फायर हो गया। अब पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए हैं और नेगेटिव आयंस बाहर चले गए हैं। अब ये पॉजिटिव आयंस अंदर कैसे आए और नेगेटिव आयंस बाहर कैसे गए? यानी ये भी तो सवाल है ना कि यार ये पॉजिटिव आयंस अंदर एकदम कैसे आ गए हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या होते हैं हमारे पास? ये ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल हम कह सकते हैं। जितना भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना, वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में आते हैं। 3 किस्म के चैनल्स आपने याद करने हैं जो एक्शन पोटेंशियल में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक्शन पोटेंशियल अगर आपने समझना है ना, तो आपको 3 किस्म के चैनल्स याद करने चाहिए।
एक हमारे पास होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। एक हमारे पास होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, और एक हमारे पास होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो ये वाले दो जो चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये एक्शन पोटेंशियल फायर करने में मदद करते हैं। अब जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं ना, मैंने ये सिर्फ दो यहाँ पे ड्रा किए, ये पूरी की पूरी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। जैसे ही बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आते हैं ना, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज चला जाता है। उसके अलावा क्या काम होता है, जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये फौरन चेंज हो जाता है और ये चला जाता है -55 मिली वोल्ट तक। किस तक चला जाता है? -55 मिली वोल्ट तक। और अब हम इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं कहते, बल्कि इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम इसे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दोबारा समझे, नॉर्मली क्या हो रहा था कि नॉर्मली हमारे न्यूरॉन्स के अंदर वाली साइड थी नेगेटिव और बाहर वाली साइड थी पॉजिटिव। क्यों थी? क्योंकि हमारे पास सिंपल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का पंप काम कर रहा था। और दूसरा क्या था कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बन रही थी जो नेगेटिव चार्ज थी, इसकी वजह से ये नेगेटिव थी। लेकिन जैसे ही ब्रेन से मैसेज आया, ब्रेन से मैसेज आने के बाद एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, दो चैनल्स खुल गए, एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले और एक ये रेड कलर के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल गए। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले, यहाँ से कैल्शियम आयंस आ गए और वहां से सोडियम आयंस आ गए। सोडियम आयंस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, कैल्शियम आयंस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सेल्स की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी वो पॉजिटिव होगी। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या होगी हमारी? डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही वो पॉजिटिव हुई, पहले हमारे पास पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, अब वो एकदम हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट। ये बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं किसके लिए होता है, माइक्रो सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है। अब जैसे ही हमारे पास जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था वो -55 मिली वोल्ट हुआ है, एकदम हमारे पास एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। यानी जैसे ये सोडियम आयंस अंदर आए हैं, इतने ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, इतने ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और इतने ज्यादा कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं कि ये एकदम जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको ले जाते हैं +30 मिली वोल्ट तक और एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। एकदम एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। अगर ग्राफिकली